मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज के इतिहास की इस सीरीज़ में आपका। उम्मीद है कि आप पिछली सारी कक्षाएं कर लिए होंगे और आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे और आपको इतिहास पे एक अच्छा समझ बन रहा होगा और आपको ये भी महसूस हो रहा होगा कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद क्लास है। तो मित्रों, आप इस तरह से बने रहिए। आज हम लोग बात करेंगे गुप्तकालीन साम्राज्य से संबंधित प्रशासनिक इकाई पर, जहां मित्रों हम लोगों का मुख्य टॉपिक होगा उससे जुड़े हुए प्रशासन, गुप्त समाज। क्या क्या होगा मित्रों? तो प्रशासन, फिर बात करेंगे हम लोग गुप्त समाज पे, फिर उस समय के अर्थव्यवस्था की क्या आर्थिक आधार क्या था उस समय का, फिर हम लोग गुप्त समय के धर्म की चर्चा करेंगे, उसके बाद गुप्तकालीन कला की चर्चा करेंगे और फिर अंत में हम लोग साहित्य की चर्चा करेंगे कि गुप्त साम्राज्य के समय साहित्य क्या था। चूँकि इन सब चीज़ों को जानने से पहले मित्र 2 मिनट के लिए हम लोग रिकॉल करते हैं अभी तक टोटल पढ़े हुए क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे प्राग ऐतिहासिक काल, जहाँ हम लोग पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिए थे और लगभग हम लोग पढ़ लिए थे 4000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक के समय के बारे में। फिर हम लोग उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल की बात किए थे, जहाँ हम लोग पढ़े थे सैंधव सभ्यता से संबंधित और वैदिक सभ्यता से संबंधित, वैदिक समय से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट और उससे जुड़ा हुआ फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी है। इस तरह से मित्रों हम लोग 600 ईस्वी तक आ गए थे। फिर वहाँ जैन और बौद्ध धर्म को स्किप किए थे ताकि जब एंसेंट ख़त्म हो उसके बाद पढ़ाएं, और उसके बाद के साउथ इंडियन हिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट और फैक्ट को भी रोक लिए हैं ताकि उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। इसका कारण है कि एक क्रोनोलॉजी सिस्टम बनेगा जिसको आप समझ पाएंगे और एक दूसरे पैटर्न में बाकी चीज़ों को बताया जाएगा आपको। फिर हम लोग बात किए थे कि कैसे परिवार से महाजनपद का निर्माण होता है और महाजनपद में सबसे शक्तिशाली एक महाजनपद बिहार, आज के बिहार के मगध में हर्यक वंश साम्राज्य के साथ प्रारंभ होता है। मेरा इतिहास जिसे प्राचीन भारत का इतिहास के नाम से जानते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं हर्यक वंश, फिर हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश, फिर हम लोग देखते हैं नंद वंश, फिर हम लोग देखते हैं शुंग वंश, फिर हम लोग देखते हैं कण्व वंश, फिर हम लोग देखते हैं सातवाहन वंश। ठीक है मित्रों, इस बीच में हम लोग मौर्य वंश का भी अध्ययन करते हैं जिसमें मौर्य वंश को 3 भागों में बांट करके, और इसी के बीच में हम लोग विदेशी आक्रमण को पढ़ लेते हैं कि मौर्य से पहले का आक्रमण, मौर्य से बाद का आक्रमण और मौर्य काल का समय। इसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के उसके पतन तक के इतिहास को देखते हैं और उससे जुड़े हुए फैक्ट पे एक समझ विकसित करते हैं मित्रों। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं गुप्त साम्राज्य पे और देखते हैं कि कैसे गुप्त साम्राज्य का निर्माण होता है और उन परिस्थिति में भारत में एक स्वर्ण युग का प्रारंभ होता है। और फिर हम लोग देखेंगे इसके अंततः कि कैसे स्वर्ण युग का भी अंत हो जाएगा भारत में। और उसके बाद यानी आज के बाद के क्लास के बाद आपको वर्धन वंश बताया जाएगा जो फिर एक बार भारत के साम्राज्य को, भारत के भूस्थल को एकीकरण करने का प्रयास करेगा प्रभाकर वर्धन द्वारा, जिसका प्रारंभ किया जाता है। और अंततः हम लोग 647 तक देखेंगे कि कैसे हर्षवर्धन आते हैं और उनका भी पतन हो जाता है मित्रों। तो हम लोग अभी तक जहाँ पढ़े हैं वो पढ़े हैं गुप्त वंश, और गुप्त वंश से हम लोग पढ़े हैं श्रीगुप्त से होते हुए विष्णुगुप्त तक के समय और उससे जुड़े हुए फैक्ट और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट के बारे में। आज मित्रों हम लोग उसी गुप्त वंश के नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश से, गुप्त समय से जुड़े हुए प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक इकाई के बारे में, जहां हम लोग सबसे पहले बात करेंगे गुप्त क्या चीज़ बात करेंगे, तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित प्रशासनिक इकाई का कि उस समय राजनीतिक स्थिति क्या था। प्रशासनिक इकाई का मतलब है राजनीतिक स्थिति। फिर हम लोग बात करेंगे गुप्त समाज का कि उस समय गुप्त समाज किस स्थिति में था, जिसे मैंने यहाँ पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है ताकि पढ़ाते समय ज़्यादा समय का वीडियो न बने और आप
आपके लिए आसान हो जाए। फिर हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का, फिर हम लोग बात करेंगे गुप्त समय के धर्म का, फिर हम लोग बात करेंगे गुप्त समय के कला का, और फिर हम लोग अंततः बात करेंगे गुप्त समय में साहित्य का विकास और उस समय की कुछ लेखनी के बारे में और उससे संबंधित कुछ लेखक के बारे में, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। प्रत्येक परीक्षा में इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है और वहाँ हम लोग रट के जाते हैं और गलतियाँ होती है। मित्रों, अगर आप प्रारंभिक सीरीज से अभी तक के सारे क्लास को देखे होंगे और एक दो बार रिवीजन कर लिए होंगे, प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है। नोट्स बनाए होंगे तो उम्मीद है कि आपका इतिहास पे एक अच्छा समझ ज़रूर बन जाएगा। हो सकता है कि आपको बोर्ड अच्छा नहीं दिख रहा हो सकता है कि लाइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पास स्मार्ट बोर्ड नहीं हो, लेकिन मित्रों रिजल्ट आज भी उसी का आता है जो सही में ट्रेडिशनल और स्मार्ट स्टडी करता है। स्मार्ट स्टडी करता है मित्रों, स्मार्ट बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। चूँकि मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस स्टूडेंट को रिजल्ट लाना है उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई, उससे जुड़ा कंटेंट और सही दिशा में एग्ज़ाम को पास करके जॉब प्राप्त करना। तो चलो मित्रों, आज हम प्राप्त करते हैं गुप्त समय से संबंधित प्रशासनिक भाग की, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि राजा दैवीय अधिकार रखता था। क्लियर है? गुप्त समय में राजा दैवीय अधिकार रखता था। आप तुलना कर पा रहे होंगे मौर्य समाज से, उससे पहले वैदिक समाज से और उससे पहले विभिन्न सैंधव सभ्यता से, और उसके बीच में विभिन्न वंश के साम्राज्य से भी आप इसकी तुलना कर रहे होंगे। यदि पहले से आप अच्छे से पढ़ेंगे, पिछले सारे क्लास का रिवीजन होगा और याद होगा तब, क्योंकि हम लोग मौर्य के समय में देखे थे कि राजा ही सब कुछ का प्रमुख होता था। अब राजा प्रमुख तो हैं ही, अब वो दैवीय शक्ति यानी खुद को भगवान मान करके चलते थे, यानी सारी शक्तियाँ उनमें अब निहित हो गई थी। तो हम लोग देखते हैं गुप्त साम्राज्य की बात, जहाँ राजा के पास कैसा अधिकार है, तो दैवीय अधिकार है, मतलब वो अपने आप को भगवान का अधिकारी मान करके शासन करते थे। बहुत बाद में देखेंगे मुगल वंश वगैरह में कि कैसे कुछ लोग अपने आप को मतलब पैगंबर का दूत मान के करते हैं शासन। तो हम लोग अभी तो गुप्त वंश की ही बात कर रहे हैं मित्रों। फिर आगे हम लोग देखेंगे मौर्य के समान नहीं होगा यहाँ मित्रों, समाज। मौर्य का समाज क्या था, तो केंद्रीकृत नहीं, समझ रहे हैं, मतलब केंद्रीकृत नहीं, परंतु राजा विशेष महत्व तो रखता ही था। आपको पहले ही बता चुका है कि इनके पास क्या था, दैवीय अधिकार था, तो समाज की स्थिति बराबर नहीं हो सकती, क्लियर है, और राजा विशेष अधिकार तो रखेगा ही मित्रों। अब हम लोग बात करते हैं सामंती व्यवस्था का विकास हो चुका था। आपको याद होगा एक वंश आपको पढ़ाया गया था जिसमें हम लोग बात किए थे ब्राह्मण वंश का, शुंग वंश, जिसे ब्राह्मण वंश के भी नाम से जाना जाता है, जहां हम लोग देखे थे कि सामंती व्यवस्था का प्रथम बार शब्द का प्रयोग किया गया है। और देखेंगे कि कैसे जमीन का दान किया जाता है और धीरे धीरे सामंत व्यवस्था से क्या आप समझते हो, सामंत व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिस तरह से आप समझ लो जमींदारी व्यवस्था, कि एक व्यक्ति के हाथ में लगभग कुछ एरिया, कुछ पब्लिक का पावर होता है, वो जो कह रहा है वही लोग सुनता है, वही सुनना चाहता है, और उनकी मोनोपॉलिसी होती है। ये सामंती व्यवस्था है, इसको कहीं ना कहीं जमींदारी व्यवस्था या भारतीय ट्रेडिशनल मतलब प्रथा से इसको जोड़ के देखा जाता है। इसकी कुल मिला के स्पष्ट ये है कि जो अपना क्षेत्र प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करता हो उसे हम लोग सामंत व्यवस्था के रूप में जानते हैं। तो सामंती व्यवस्था का इस समय क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो आपको पता है शुंग वंश से धीरे धीरे हो रहा था और अभी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गुप्त जो राजा थे, हम लोग विष्णुगुप्त से और श्रीगुप्त से विष्णुगुप्त तक की बात किए हैं। ये लोग
ज़मीन दान देते हैं और वैष्णव संप्रदाय से होते हैं, वैष्णव को मानने वाले होते हैं, तब ब्राह्मण का उस समय बहुत विकास होता है। इसलिए ये सामंती व्यवस्था इस समय चरम स्थिति में होती है। आगे हम लोग फिर प्रशासनिक इकाई में बात करेंगे कि उस समय देश से लेके आज के ग्राम तक का और उस समय देश से लेकर के ग्राम तक की स्थिति क्या थी। हम लोग देखे थे 6ठी ईस्वी बाद कि कैसे परिवार से महाजनपद का निर्माण हो गया था, कि हम लोग देखे थे जन है, जनपद है, महाजनपद हो गया, परिवार है, कुल है, कबीला है, जन है, जनपद है, फिर महाजनपद हो गया। उसी तरह से गुप्त प्रशासन में आपको याद रखना है, चाहे रट जाओ समझ लो जैसे भी, कि देश, उसके बाद भक्ति, उसके बाद विषय, उसके बाद ग्राम। आज के देश को गोपना कहा जाता था। आज के देश को नहीं, मतलब जो देश था उस समय उसके अधिकारी को कहा जाता था गोपना। क्लियर है? क्या कहा जाता था मित्रों? गोपना। और इसके देश के बाद राज्य आता है तो उस समय राज्य को भक्ति कहते थे, और भक्त मतलब राज्य के जो मुख्य अधिकारी होते थे उसको कहा जाता था उपरिक्य। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा ये दोनों, कि सबसे उच्च सबसे बड़ा होता था देश, उसके बाद होता था भक्ति, उसके बाद होता था विषय, उसके बाद होता था ग्राम। आज भी ग्राम सबसे छोटी है। हम लोग वैदिक समय में भी ग्राम को देखे थे, सबसे छोटी थी। मौर्य समय में भी सबसे छोटी थी। अभी हम लोग देखेंगे गुप्त समाज में भी सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम ही है, लेकिन ग्राम को ग्रामी कहते थे। और मौर्य समाज में आपको बताए थे ग्रामिक 10 गांवों के मुखिया को कहा जाता था, लेकिन यहाँ सबसे छोटी इकाई है। क्लियर है? सॉरी। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि देश के जो प्रमुख अधिकारी है उसको गोपना कहा जाता था, भक्ति के प्रमुख अधिकारी को उपरिक, विषय के संभालने वाले को विषयपति और ग्राम के अधिकारी को ग्रामी कहा जाता था। ये चीज़ आपको याद रखना है और याद रहना चाहिए यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को पास करना चाह रहे हैं। तो ऐसे फैक्ट को हमेशा देखें, बार बार देखें और आपके जहन में वो बैठ जाएगा। तो मित्रों, इस तरह से हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करते हैं गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक इकाई से संबंधित कुछ फैक्ट और उस पर समझ को जो अभी देखे हैं। सबसे पहले देखते हैं गुप्त साम्राज्य के समय राजा के पास दैवीय अधिकार होता था, समाज केंद्रीकृत नहीं थी, लेकिन राजा का विशेष महत्व था। सामंती व्यवस्था का विकास हो रहा था, चरम स्थिति में थी, और देश को संभालने वाला गोपना कहलाता था, भक्ति को संभालने वाला उपरी कहलाता था, विषय को संभालने वाला विषयपति और ग्राम को संभालने वाला ग्रामी कहलाता। सबसे बड़ी इकाई देश थी और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से हम लोग देखें गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के सामाजिक इकाई के बारे में कि क्या उस समय स्थिति थी गुप्त समाज में सामाजिक लोगों का। तो हम लोग यहाँ देखेंगे गुप्त समाज में सामाजिक जो परिस्थितियाँ थी उसको। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था अब जटिल हो चुकी है। आपको याद होगा वर्ण व्यवस्था की बात हम बहुत पहले से ही कर रहे हैं मित्रों, जब वैदिक काल की बात कर रहे थे और जब हम लोग बात कर रहे थे पूर्व वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल की, तो उस समय आपको बताया गया था कि 9वें मंडल में कैसे ऋग्वेद के 9वें मंडल में कर्म के आधार पे यानी वर्ग के आधार पे जात यानी वर्ण का व्यवस्था था, लेकिन बाद में 10वें मंडल में ये बताया जाता है कि वर्ण की व्यवस्था जन्म के आधार पे हो जाती है और वही प्रचलन धीरे धीरे आ जाएगा और अब वर्ण व्यवस्था जटिल हो जाएगी। यानी अब कास्ट भी यानी जो वर्ण है वो भी सब वर्ण में मतलब छोटे छोटे वर्ण में टूटने लगेंगे और वर्ण व्यवस्था की जटिलता हो जाएगी। ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेगा, आपको आगे बताया जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे, अभी बताएं वर्ण व्यवस्था जटिल होने का मतलब है कि हम लोग देखे थे कि ब्राह्मण 4 वर्ण था पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अब यानी गुप्त समय में इसमें भी कई वर्ण टूट जाते हैं। इसको सब कास्ट के नाम से आज जाना जाता है। आप देखेंगे ब्राह्मण में भी अलग अलग कौन ब्राह्मण हैं इस तरह का नाम सुनते होंगे। क्षत्रिय हैं तो कौन से क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं तो कौन से वैश्य हैं, शूद्र हैं तो शूद्र में कौन से कास्ट है।
तो ऐसे बहुत सारे कास्ट का निर्माण इसी समय हुआ था मित्रों, किस समय? गुप्त साम्राज्य के समय। तो याद रखिएगा, आप किसी सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म से जुड़े होंगे तो आप किसी न किसी वर्ण व्यवस्था में ज़रूर आते होंगे। जिस वर्ण व्यवस्था में आप फिट बैठते हैं, आपका जन्म हुआ है, उस वर्ण के किसी न किसी सब कास्ट में ज़रूर आते होंगे। और इसकी उपज कब हुई थी? गुप्त काल में। याद रखिएगा, आपको इस तरह से याद रखना है अपने लाइफ से जोड़ करके। अब हम लोग एक और बात देखेंगे, किस से संबंधित? वर्ण व्यवस्था ही से संबंधित, क्योंकि अभी तक हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात कर रहे थे। गुप्त में आके इसका उपवर्ग हो जाता है, लेकिन एक उच्च वर्ग का निर्माण यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे, जिसको कायस्थ के नाम से आज हम जानते हैं। ठीक है मित्रों, ये कायस्थ के नाम से जो जानते हैं, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले हम लोग इस शब्द के जरिए किसी वर्ण को जानते हैं तो वो समय है गुप्त ही। यानी कायस्थ का प्रथम बार वर्णन कहाँ मिलता है मित्रों? गुप्त समाज में ही मिलता है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब वर्ण व्यवस्था बढ़ेगी, आपको समाज को समझना है तो आप समझिए, वर्ण व्यवस्था बढ़ गई, जटिलता बढ़ गई, अब कास्ट में भी सब कास्ट होने लगा, तो यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति क्या हो जाएगी? निम्न होगी, गिरेगी। परिस्थितियाँ क्या होगी? गिरेगी। तो स्त्री की स्थिति क्या होती है? निम्न होती है। दास क्या होंगे? कुछ लोग छोटे होंगे। असमानता बढ़ गई ना मित्रों, तो असमानता बढ़ी मतलब क्या है? दासों की संख्या बढ़ जाएगी, छुआछूत बढ़ जाएगा कि वो छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, वो बड़ा है। इस तरह की परिस्थितियां ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी दास, अछूत, स्त्री की स्थिति में गिरावट आती है। जो पहले कम थी अब ज़्यादा गिरावट आ जाती है। हम लोग देखे थे वैदिक काल में ऐसी कोई स्त्री के साथ लज्जा वाली प्रथा कोई प्रथा नहीं थी, दास की कोई बात नहीं थी, अछूत की कोई बात नहीं थी, स्त्रियों पे कोई पाबंदी नहीं था। स्त्रियाँ सारा जो प्रोसेस है जीवन का, उन सब चीज़ों में भाग लेती थी, साम्राज्य में भाग लेती थी, विधवता से पूर्ण होती थी। लेकिन अब स्त्रियों की स्थिति गिरेगी, समाज में स्त्रियां निम्न वर्गीय हो जाएंगे, अछूत की संख्या, अछूत टाइप का जो वर्ड है उसका प्रयोग होने लगेगा, और देखेंगे दास यानी नौकर, गुलाम की संख्या बढ़ने लगेगी। तो इस तरह से मित्रों हम लोग गुप्त साम्राज्य के समाज की बात करते हैं। तो मित्रों एक बार और से रिकॉल करते हैं, हम लोग प्रशासन को पढ़ चुके हैं, गुप्त समाज में एक बार रिकॉल करेंगे कि सारी चीज़ गुप्त समाज में वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। वर्ण व्यवस्था जटिल होती है, इसलिए सब कास्ट आता है, सब कास्ट आता है, तो स्त्री, दास और अछूत के स्थिति में गिरावट आ जाती है। क्लियर है मित्रों? अब हम लोग बात करते हैं गुप्त साम्राज्य से संबंधित अर्थव्यवस्था पर, कि उस समय का आर्थिक आधार क्या था। क्लियर है मित्रों? उस समय का आर्थिक आधार क्या था? तो मित्रों सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्थिक आधार अभी भी कृषि बना हुआ है। आर्थिक आधार अभी भी क्या बना हुआ है? कृषि बना हुआ है। आर्थिक आधार कृषि। टैक्स, आपको याद होगा मौर्य पीरियड में भी टैक्स यही था, मौर्य टाइम में भी टैक्स यही था, 1/4 या 1/6। अभी भी टैक्स वही है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि व्यापार करने के लिए एक प्रकार का डिवीज़न बनाया गया, वहाँ पे श्रेणी व्यवस्था की गई, और इसके अध्यक्ष को, व्यापार करने वाले जो कमिटी होते थे उसके अध्यक्ष को ज्येष्ठक कहा जाता था। VVI करके आप याद रखिएगा। गुप्त साम्राज्य ही है जहाँ व्यापार के लिए विशेष प्रकार की कमिटी, यानी जिसे श्रेणी कहा जाता है, का निर्माण हुआ, और उसके अध्यक्ष को ज्येष्ठक कहते थे। क्या कहते थे मित्रों? ज्येष्ठक कहते थे। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन BPSC में कई बार आ चुका है, UPPCS में आ चुका है, तो आप देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य के समय भी प्रमुख बंदरगाह कौन है? ताम्रलिपि है। बस नाम याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? नोट्स का बार बार रिवीजन कीजिए, और जो बताया जा रहा है उसको पढ़िए, और कम से कम 1 से 2 बार क्लास देख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं व्यापार का केंद्र। आज भी व्यापार का केंद्र, यानी गुप्त के समय भी व्यापार का केंद्र कौन है?
उज्जैन है। क्लियर है मित्रों। अब हम लोग बात करेंगे गुप्त समय में क्या सिक्का थी, और सिक्का थी तो उसको क्या कहा जाता था, किस चीज़ की बनी। तो हाँ मित्रों, सिक्का थी। सिक्का दो तरह की होती थी, एक सोने का सिक्का था और एक चांदी का सिक्का था। याद ये रखना है कि गुप्त समय में जो सोने की सिक्का थी, उस सोने के सिक्का को दिनार कहा जाता था, और जो चांदी की सिक्का थी उसे रुपयक कहा जाता था। रुपयक, क्लियर है। और सोने के सिक्का को दिनार। किस समय? गुप्त के समय। अब हम लोग लास्ट में देखेंगे क्या, तो भूमि दान की व्यवस्था आपको पहले ही बताए हैं। क्या बताए हैं प्रशासनिक इकाई में, कि भूमि दान की व्यवस्था बढ़ गई थी, मतलब सामंती व्यवस्था का विकास हुआ था। आप लोगों को बताया गया था। किस समय इसकी शुरुआत हुई थी? शुंग वंश, जिसके ब्राह्मण काल भी कहा जाता है। पुष्यमुत शुंग के द्वारा जिसका निर्माण हुआ था, आपको पहले क्लास में बताया जा चुका है। अभी आपको प्रशासनिक व्यवस्था में यानी राजनीतिक क्रियाकलाप में आपको बताया गया है। क्या बताया गया है कि सामंती व्यवस्था का विकास हो रहा था, ये चरम स्थिति में थी। कब थी? गुप्त साम्राज्य के समय, यानी भूमि दान होने लगा था राजा के द्वारा पुरोहित को, लोगों को, जो माननीय मंत्री होते थे उस समय के, या साम्राज्य से आमुख व्यक्ति होते थे, या जो पूजा पाठ करवाते थे, उनको बहुत ज़्यादा संपत्ति दान दिया जाता था, और संपत्ति के रूप में भूमि का दान का प्रचलन बढ़ गया था। तो याद रखना है आपको कि भूमि के दान का प्रचलन कब बढ़ा था, बहुत ज़्यादा विस्तार कब हुआ था? गुप्त साम्राज्य में। क्लियर मित्रों। चलो अब हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित गुप्त समय के परिस्थिति को। आधार क्या है? तो आधार है कृषि। टैक्स क्या है? तो मौर्य की तरह 1/4 या 1/6। व्यापार के लिए जो अध्यक्ष होते थे उसको ज्येष्ठ कहा जाता था। बंदरगाह को ताम्रलिपि कहते थे। व्यापार का केंद्र उज्जैन था। सिक्का दो प्रकार के होते थे, सोने के सिक्का को दिनार और चांदी के सिक्का को रुपयक कहा जाता था। भूमि दान देने के विस्तार बढ़ चुका था। अब हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य से संबंधित गुप्त धर्म का। क्लियर मित्रों। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अब वन व्यवस्था बढ़ चुकी थी, तो मतलब धर्म वर्चस्वशाली हो चुका था, चरम स्थिति में थी। आप यहाँ देखे हैं कि भूमि का दान हो रहा था, सामंती व्यवस्था भी बढ़ चुकी थी। तो भूमि का दान होना, किसको दान किया जा रहा था? क्या युद्ध में ला करके? नहीं। भूमि दान पुरोहितों को किया जाता था, खास व्यक्ति को किया जाता था। तो हम लोग देखेंगे कि गुप्त धर्म में ये धर्म कौन सा हो सकता है? तो वैष्णव धर्म। ये प्रथाएं कहाँ से उत्पन्न होती है? तो वैष्णव से होती है मित्रों। तो गुप्त लोग किसके अनुयायी थे? वैष्णव अनुयायी थे। याद रखना है, एग्जाम में आ चुका है, आने की हमेशा संभावना रहती है। अब आपको बताया गया कि जब वे वैष्णव अनुयायी थे, पुरोहितों को दान देते थे, जमीन यानी जो प्रॉपर्टी है उसका दान किया जाता था। तो हम लोग भूमि दान की बात करते हैं, तो इसका मतलब है धर्म वर्चस्वशाली था। अगर ऐसा था तो मंदिर का निर्माण तो होगा ही होगा। तो उसी समय का एक मंदिर है जिसका नाम है दशावतार का मंदिर। अब दशावतार से संबंधित भी एक फैक्ट है, लेकिन आपको पहले याद रखना है कि गुप्त समय से संबंधित है दशावतार का मंदिर। और ये मंदिर कहाँ है? तो आज के झांसी देवगढ़ में है। झांसी के देवगढ़ में है। और दशावतार का जो मंदिर है वो किससे संबंधित है? तो विष्णु से संबंधित है। और विष्णु के दशावतार में वराह अवतार का वर्णन है, और इसी से संबंधित ये मंदिर भी है। तो यदि आपको क्लियर हो कि गुप्त जो लोग थे, गुप्त वंश के जो राजा थे, वो वैष्णव से संबंधित थे, वैष्णव धर्म से प्रभावित थे, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया जरूर होगा। और एक फैक्ट आपको याद रखना है कि देवगढ़ जो झांसी में पड़ता है, वहाँ से संबंधित जो दशावतार का मंदिर है, ये उन्हीं से संबंधित है जो विष्णु के 10वां अवतार का वर्णन करता है। ठीक है मित्रों, उस अवतार का नाम क्या है? वराह अवतार। एक बार किसी एग्जाम में तो यही पूछ दिया था कि 10वां अवतार कौन है,
तो आपको याद रखना है वराह अवतार। क्लियर है मित्रों। अब हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करते हैं गुप्त साम्राज्य से संबंधित। हम लोग ने प्रशासनिक इकाई पढ़ लिया, समाज की व्यवस्था पढ़ ली, अर्थव्यवस्था का आधार पढ़ लिया। अभी धर्म में देखें कि कैसे ये लोग वैष्णव धर्म से संबंधित थे, जिसके कारण मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें दशावतार मंदिर था जो आज के देवगढ़ यानी झांसी में है। और ये कौन सी मंदिर है, किससे संबंधित है? तब विष्णु के 10वां अवतार से संबंधित है, जिसे वराह अवतार के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज़ का, तो कला एवं साहित्य का। तो मित्रों आइए अब हम लोग कला और साहित्य की बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ परिवर्तन हुआ था गुप्त समय में कला और कुछ नया चीज़ आया था क्या कला में, और साहित्य से संबंधित कौन कौन से फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कला की बात कर रहे हैं, देखेंगे गुप्त काल के कला में सबसे पहले देखेंगे कि क्या उस समय वास्तुचित्र और मूर्ति कला की स्थिति थी, यानी उस समय क्या पहले से मौर्य काल के बाद में कुछ उत्थान हुआ, कुछ बढ़ा। तो हाँ मित्रों, गुप्त काल में वास्तुचित्र और मूर्ति कला का विकास हुआ था। क्यों नहीं होगा मित्रों, जब हम लोग बात गुप्त काल की किए थे तो उस समय ही देखे थे कि वह समय जो भारत का स्वर्ण युग है, तो इस समय सारे चीज़ों में विकास होता है, भारत की अच्छी प्रभुत्व होती है, भारत शासन व्यवस्था अच्छा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कला में भी विकास होगा। जब जब कोई शासक और कोई शासन व्यवस्था मजबूत होती है तो कला और साहित्य में अवश्य ही विकास होता है। तो इस तरह से भी आप एग्ज़ाम में कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को इस सोच के आधार पे भी कि उस समय ऐसा हुआ होगा। इसीलिए तो आपको पूरा परिवर्तन उससे संबंधित कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है। तो मित्रों हम लोग देखेंगे कि वह गुप्त काल में वास्तुचित्र, मूर्ति कला सभी में विकास हुआ था। क्लियर है। अब अगला देखेंगे कि इस समय जब विकास हो रहा था तो किस शैली की ज़्यादा विकास हुई थी, यानी जब इमारत बनाया जाता है तो इसका अलग अलग शैली है। इसमें एक नाम है नागर शैली, इसे उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग बाद में अलग अलग शैली की बात करेंगे, फिर दो शैली को मिला करके एक नए शैली का निर्माण होगा। लेकिन हम लोग देखेंगे गुप्त काल में किस शैली का ज़्यादा विकास हुआ था, तो नागर शैली का। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे कि ये वही समय है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बुद्ध जो जीवन भर इस चीज़ के लिए विरोध करते रहे कि मूर्ति पूजा सही नहीं है। उनके मृत्यु के बाद ही मूर्ति पूजा प्रारंभ हो जाता है और उनका ही मूर्ति पूजा जाता है, संभवतः ऐसा कहा गया है। हम लोग एक चीज़ यहाँ रखेंगे, गुप्त साम्राज्य। क्या याद रखेंगे? गुप्त साम्राज्य के समय ही मित्रों बौद्ध, जैन के साथ हिंदू मूर्ति का निर्माण प्रारंभ हुआ। क्लियर है? सुन रहे हैं आप? ये गुप्त काल ही था जिस समय बुद्ध, जैन से जुड़े हुए, हिंदू से जुड़े हुए जो आज हम लोग मूर्ति देखते हैं देवी देवताओं का, विभिन्न चीज़ों का, इसका मूर्ति का निर्माण यहीं तो प्रारंभ हुआ था गुप्त समय में। क्यों नहीं होगा मित्रों? ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे। इस समय धर्म वर्चस्वशाली हो गई थी और देखे थे वर्ण व्यवस्था कितना चरम स्थिति में था, जहाँ उपवर्ग का डिवीजन हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि दास, स्त्री की स्थिति निम्न होती है, गिरावट आती है। तो इसका कारण भी है कि इस समय मूर्ति निर्माण होता है। एक और चीज़ याद रखना है, बौद्ध में ऐसे आपको बुद्ध जब पढ़ाया जाएगा, बौद्ध काल, जैन धर्म की बात करेंगे उस समय इसको बताएंगे भी, लेकिन अभी आपको तत्काल एक चीज़ याद रखना है, बुद्ध की भूमि के स्पर्श, मतलब आप देखते होंगे कि भूमि को स्पर्श करके आशीर्वाद देता हुआ बुद्ध का कहीं भी मुद्रा, तो ये मुद्रा का विकास उसी समय हुआ था। इससे संबंधित मूर्ति निर्माण उसी समय प्रारंभ हुआ था और इसका साक्ष्य प्रमाण मिला है। तो आपको याद रखना है, महात्मा बुद्ध के भूमि स्पर्श करते हुए मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ। क्लियर? चलो एक और चीज इससे क्वेश्चन रहता है मित्रों, क्या कि इस वंश का, इस शासक का राजकीय भाषा क्या था? हाल फिलहाल में यूपीपीसीएस में आया था एक क्वेश्चन,
फिर उससे पहले बीपीएससी में, यूपीएससी में भी घुमा करके क्वेश्चन रहता है। अगर आपके साथ कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों हो, फिर यूपीएससी का भी आप क्वेश्चन क्रैक कर देंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता मित्रों। देखते हैं फिर हम लोग गुप्त धर्म से संबंधित, गुप्त कला से संबंधित राजकीय भाषा। राजकीय भाषा उस समय क्या थी? संस्कृत थी। किस समय की बात करें मित्रों? गुप्त के समय की बात कर रहे हैं। गुप्त समय में राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बार बार आप देखिए क्लास, नोट्स का रिवीजन कीजिए। बिना आपके पढ़े मेरे मेहनत से कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। और चमकता हुआ बुक, चमकता हुआ अगर बोर्ड आप देखते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा। पढ़ना होगा आपको खुद ही, चाहे आपको जो भी करना हो पढ़ना होगा। मित्रों अब हम लोग बात करते हैं कला, गुप्त समय में कला से संबंधित नेक्स्ट फैक्ट और कॉन्सेप्ट पे कि इस समय के कुछ चित्रकारी प्राप्त हुए हैं अलग अलग जगहों से। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसको आपको बता रहे हैं। अजंता, अजंता कहाँ है मित्रों? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद एक जगह है, बिहार में भी औरंगाबाद है, याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक जगह है, वहाँ अजंता की गुफा के नाम से एक फेमस गुफा है। तो उसकी बात करें, अजंता की गुफा और बाघ गुफा का चित्रकारी का विकास हुआ था। जो उसमें चित्रकारी है उसका विकास हुआ था, मतलब उस तरह के चित्रकारी का विकास हुआ था। हम आगे ही बता दिए हैं कि अजंता कहाँ है? औरंगाबाद है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और ये किससे संबंधित है? तो बुद्ध की तो यहाँ पे बात चल ही रही है, हर चीज़ में बुद्ध से लोग प्रभावित हैं, तो ये महायान से संबंधित है। बुद्ध में दो पथ होगा, एक हीनयान, दूसरा महायान। हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो देखेंगे, अभी तक आपको बौद्ध धर्म नहीं पढ़ाया गया है, लास्ट में बताया जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री जब लास्ट कर रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित शाखा जो अजंता गुफा में है। अजंता गुफा में जो चित्रकारी है इसी से संबंधित है। उसके बाद मित्रों हम लोग बात करते हैं क्या कि इस समय से संबंधित और भी कोई चित्रकारी है? तो हाँ, जिसकी बात ऊपर किए थे, बाघ गुफा, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे मित्रों? मध्य प्रदेश में है। और इसका संबंध लोक जीवन चित्रकारी से है। क्लियर है मित्रों? समझ आ रहा होगा। एक बार रिकॉल करते हैं गुप्तकालीन कला से संबंधित फैक्ट और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट का। हम लोग देखते हैं कला में वास्तुचित्र और मूर्ति कला का इस समय विकास होता है। इसमें मुख्य रूप से नागर शैली का विकास होता है। फिर देखते हैं बौद्ध और जैन के साथ हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण का प्रारंभ होता है। फिर हम देखते हैं मित्रों बुद्ध के भूमि से स्पर्श करते हुए मूर्ति का निर्माण होता है, जिसका प्रमाण प्राप्त हुआ है। फिर देखते हैं इस समय के जो राजकीय भाषा है वो संस्कृत है। फिर बात करते हैं अजंता और बाघ गुफा का। अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जबकि बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है। फिर हम लोग बात करते हैं अजंता गुफा का संबंध बौद्ध के महायान धर्म से है, संप्रदाय से है, जबकि हम देखते हैं बाघ गुफा जो मध्य प्रदेश में है लोक नृत्य से संबंधित है, लोक जीवन के चित्रकारी से संबंधित है। इसके बाद मित्रों हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के प्रशासन स्थिति के अंतिम भाग साहित्य पे, जहां से बिल्कुल आपको रट के जाना है या ट्रिक बना लीजिए या समझ लीजिए। हर एग्जाम में क्वेश्चन छपा छपाया मिलता है। क्या है देखिए, यहाँ से आपको याद रखना है कि किसका राइटर कौन था। ये गुप्त समय है मित्रों। इस समय भारत विकास कर रहा था और समृद्धशाली था, सोने का चिड़िया कहा जाता था। इसका एक ये भी कारण था कि यहाँ ज्ञान की ज्वाला जल रही थी और वो बहुत ही अच्छी स्थिति में थी मित्रों। इस समय देखेंगे ब्रह्म सिद्धांत गुप्त समय में ही आया था, जिसे आज भी भारत के न्यूटन के नाम से जाना जाता है और इसका राइटर भी ब्रह्म सिद्धांत ही हैं। ठीक है मित्रों, क्लियर है, स्पष्ट है, आप समझ पा रहे हैं या नहीं?
तो ब्रह्म सिद्धांत की बात हम लोग कर रहे हैं। ब्रह्म सिद्धांत का जो राइटर है, लेखक है, ब्रह्मगुप्त है। आपने यहाँ नहीं, सॉरी, ब्रह्म सिद्धांत का राइटर कौन है? ब्रह्मगुप्त। यहाँ पे आप कर दीजिए ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ब्रह्म सिद्धांत का राइटर कौन है? ब्रह्मगुप्त, जिसे भारत का न्यूटन कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? भारत का न्यूटन। ये याद रखना है, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। गुप्त का मतलब गुप्त सम्राट से संबंधित है। कौन से सिद्धांत दिए थे? ब्रह्म सिद्धांत दिए थे। आप कालिदास से तो वाकिफ होंगे ही, नाम तो पता ही होगा। इनसे संबंधित कुछ रचना को भी याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। क्या क्या? तो इनका रचना अभ्यज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, इसकी बात तो पहले भी हम किए हैं, मेघदूतम, विक्रमवंशीय, विक्रमादित्य की बात किए हुए हैं ना, वही, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार। ये सब जो है कालिदास का लिखा हुआ ग्रंथ है। अगर आप ये याद रखते हैं तो एग्जाम में एक क्वेश्चन 2-4 सेकंड में क्लियर हो जाएगा, सीधे क्वेश्चन होता है। आप पंच सिद्धांत नाम से तो जानते होंगे। आज तक सबसे ज़्यादा भाषा में लिखा गया जो बुक है उसमें एक ये भी बुक है, जिसे हम लोग पंचतंत्र के नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित याद रखेंगे मित्रों। क्षिति जल गगन पवन समीरा पंचतंत्र, जो ये आप कहीं कहीं सुनते होंगे, क्षिति जल गगन पवन समीरा, ये जो शब्द सुनते होंगे वो पंचतंत्र का ही तो देन है मित्रों। तो हम लोग बात करते हैं पंचतंत्र की रचयिता, लिखने वाला विष्णु शर्मा। किससे संबंधित है? गुप्त सम्राट से, गुप्त वंश से। आगे वात्सायन की बात करेंगे। कामसूत्रम, कामसूत्र बुक है, इसके राइटर हैं वात्सायन, आपको याद रखना है। अमरकोश के राइटर अमरकोश ही होंगे, आपको याद रखना है। कामनंद, नीतिसार के राइटर कामनंद है, याद रखना है। शूद्रक, बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ लाइन है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए ये। मिर्च कटिकम का राइटर शूद्रक है, इसकी बात आगे भी हम लोग करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट से भी आप वाकिफ होंगे, नाम सुनते होंगे, कभी कभी आप देखते हैं, कहता है बड़ा आर्यभट्ट बन रहे हैं। बिहार में तो फेमस है ये चीज़ें, यूपी बिहार वाले लोग कहते हैं। तो ये आर्यभट्ट गुप्त वंश से ही संबंधित है, गुप्त समय में ही ये हुआ करते थे, और इनके द्वारा लिखा गया जो बुक है आर्यभट्टियम, बुक का नाम है सूर्य सिद्धांतम। सूर्य सिद्धांत में क्या है? सूर्य के सिद्धांत का उसमें प्रतिपादन है, जिसको हम लोग केपलर्स लॉ वगैरह में देखे थे। यहाँ पे आर्यभट्ट बहुत पहले ही इसको क्लियर कर चुके हैं। तो देखेंगे इसमें कि सूर्य कैसे, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा होता, उसका वर्णन कहाँ मिलता है? सूर्य सिद्धांतम में। 10 गीतिका, जीरो गीतिका, आप सुनते हैं ना, जीरो का आविष्कार किया, पाई का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, भारत में हुआ। तो ये 10 गीतिका से ही संबंधित है मित्रों, और वो गुप्त काल से ही संबंधित है मित्रों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं बराहमिहिर, नाम भी सुने होंगे। ये चंद्रमा पृथ्वी की एवं पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसकी कल्पना, इसकी अवधारणा बराहमिहिर ने ही दी थी। भारत में, भारतीय विज्ञान में बहुत बड़ा इनका योगदान है मित्रों, और ये भी गुप्त काल से ही संबंधित है। तो मित्रों अभी तक हम लोग जो पढ़े उसका एक बार रिकॉल करें। सबसे पहले देखे थे गुप्त साम्राज्य से संबंधित प्रशासनिक इकाई का, जहाँ राजनीतिक बात किए थे, कहाँ देखे कि राजा दैवीय शक्ति रखता है। उसके बाद हम लोग गुप्त समाज की बात किए, फिर गुप्त अर्थव्यवस्था की बात किए, फिर हम लोग गुप्त धर्म की बात किए, फिर हम लोग कला एवं साहित्य की बात किए मित्रों। और कला और साहित्य में हम लोग देखे कि ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया था, कालिदास के द्वारा कुछ लिखा हुआ बुक, फिर विष्णु शर्मा का पंचतंत्र,
फिर हम लोग बात किए वात्सायन कामसूत्र, अमरकोश अमरसी द्वारा लिखा गया, कामनंद नीतिसार और शूद्रक मृच्छकटिकम, आर्यभट्ट से आर्यनाटिकम और सूर्य सिद्धांत 10 गीतिका की बात किए। और लास्ट में हम लोगों ने बात किया बराहमिहिर, जिन्होंने सिद्धांत दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जी हाँ मित्रों, ये वही समय है जब विज्ञान भी अपने चरम स्थिति में भी थी, विज्ञान का भी बहुत विकास हुआ था। हम लोग देख रहे हैं कला का विकास हुआ है, स्थापत्य का भी विकास हुआ है मित्रों, और हम लोग देख रहे हैं प्रशासनिक राजनीतिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अगर कुछ खराब थी तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हुई थी मित्रों, फिर भी ये वही समय था जिसे भारत का स्वर्ण युग के नाम से आज भी इतिहास में दर्ज किया जाता है। तो मित्रों, अभी तक हम लोग जो बात किए गुप्त काल से संबंधित, लेकिन गुप्त काल का जब पतन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देख चुका है पहले ही क्लास में गुप्त काल के समय से संबंधित राजवंश और उससे संबंधित शासक के बारे में, जब गुप्त काल का पतन हो जाएगा तो देखते हैं कि एक बार फिर से भारतीय पटल पर एक वंश आएगा जिसे वर्धन वंश के नाम से जानेंगे, और फिर भारत के एक ही करने का प्रयास करेगा मित्रों। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वर्धन वंश के बारे में और वर्धन वंश से संबंधित कुछ तथ्य और उसके बारे में समझ। उसके बाद फिर हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास उस समय का और बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे, और फिर हम लोगों का एंसेंट हिस्ट्री पे एक अच्छा समझ हो चुका होगा। लेकिन हम लोग इसको अगले सीरीज़ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको एक सलाह है कि आप सारे क्लास को देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं, बार बार रिवीजन करें और परीक्षा से संबंधित बुक को उठाकर उसका टेस्ट लगाया करें, तो आपका इस पे और समझ और कॉन्फिडेंस साथ में बढ़ेगा, जिससे आप परीक्षा में सफल हो पाएंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को पा पाएंगे। तो इस तरह से मित्रों, आज के लिए थैंक यू।